हेलो फ्रेंड एवरीवन, मैं आज आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। मैंने आपको पुलिस की जो किन किन विषयों पर तहकीकात करता है, मैंने आपको एफआईआर से लेकर जो है और उसके बाद में मैंने तहकीकात की प्रक्रिया के बारे में बताया है और तहकीकात के बारे में रिमांड की भी बारे में बताया कि कैसे कैसे पुलिस कितने दिनों तक रिमांड ले सकती है। अब उसके बाद में मैंने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में उसकी प्रक्रिया बताई कि जो असंज्ञेय मामले हैं उसकी प्रक्रिया के बारे में आपको बताया है। और साथ साथ जो है मैंने आपको जो पुलिस की पावर्स जो है इन्वेस्टिगेशन के ट्रांसफ़र करने का उसके बारे में हमने आपको बताया है। और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कैसे तहकीकात करेगा, फोरेंसिक के माध्यम से कैसे तहकीकात करेगा, ये सब मैं आपको अवगत करा चुका हूँ। अब ये है कि क्या मुलजिम जो है मुलजिम के इन्वेस्टिगेशन के मामले में क्या मुलजिम जो है जिस मामले में तहकीकात हो रहा है उस मामले में अगर कहीं एविडेंस पाया नहीं जाता है तो उसे मुलजिम को जो है उस मामले से जो है रिहा कर दिया जाता है। कहने का साधारण तौर पर यह है कि जब जो विटनेसेस हैं साक्ष्य नहीं मिलने के कारण जो है कब रिहा कर दिए जाएंगे, तो हम इससे संबंधित बात करेंगे। आपने पहले आप सुना होगा, एक शब्द तो सुना होगा कि पुलिस जो है क्या काम करती थी कि कई लोग एक मामले में कई अक्यूज होते हैं और पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। तो कुछ लोग जो है मैनिपुलेट करके एक पुलिस को जो है इन्वेस्टिगेशन में जो है नाम काटने के लिए मोटी रकम देते हैं कि भाई साहब हमारा नाम इस अपराध से हटा दिया जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पावर ये ऑफिसर का ये उनका ये पावर है कि नाम हटाने और जोड़ने का उनके पास पावर है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, ये अगर हम बात करते हैं कि रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है, यानी अगर जो है उसके पुलिस अधिकारी द्वारा अगर कोई रिपोर्ट प्रेषित किया गया है किसी उसके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, तो उसके बारे में प्रक्रिया जो है 188 में बताया गया है। जब कोई सबऑर्डिनेट पुलिस जो है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो उस इन्वेस्टिगेशन के जो रिजल्ट हैं और पुलिस रिपोर्ट के जो है चार्ज ऑफ ऑफिसर ही करेगा। जो मतलब कोई पुलिस ऑफिसर है अगर वो मौजूद नहीं है तो उसका जो सेम रैंक होगा सब इंस्पेक्टर होगा, सो उसे सुपुर्द कर देगा कि भाई इस मामले को जो है आप इन्वेस्टिगेशन करें। जब से आप देखे होंगे कि एक हल्के में 2-3 सब इंस्पेक्टर होते हैं, तो एक हेड होता है, उसके बाकी सब एडिशनल होते हैं, तो उसको दे दीजिए भाई मामले को, आप जो है इसका इन्वेस्टिगेशन करें। तो इस तरीके से ये बातें जो है सेक्शन 188 में बताया गया है। अब आ गया कि चार्जशीट में जो सो नाम उसको हटाना या घटाना, इसके बारे में बड़ा खेल होता है। एक भारत की कानून की व्यवस्था है, कहता है कि रिलीज ऑफ अक्यूज व्हेन एविडेंस डिफिशिएंट, यानी इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर इट अपीयर टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस और स्टेशन that there is no sufficient evidence or reasonable ground of suspicion to justify the forwarding to the accused to a magistrate, such officer shall, if such person is custody, release him on execution of bond or bail or bond, or such officer may direct to appear if and when so required before a magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report and to try the accused or commit him for trial। अब इसका कहने का मुराद ये है कि जब जो है कोई शहादत या कोई विटनेसेस जो है कोई एविडेंसेस उसे नहीं मिल पा रहा है और प्रमा फसाई ये लगता है कि जो जो इस मामले में संतलिप्त है, जो जो मामले में रिलेवेंस हैं, तो उनको क्या करेंगे कि इस मामले में कोई में डाउट नहीं होता कि इन्होंने अपराध किया है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस जो है क्या करेगी, उसे रिलीज कर देगी।
और रिलीज करने के बाद में उससे क्या है कि बेल बाउंड जो है उसे जो बेल बाउंड ले लेगी, जो बेल बाउंड भरने के बाद, शूटिस भरने के बाद में ही उसे बंद पत्र निष्पादित कर देगा और उसके बाद में उसे जो है कभी भी जरूरत पड़ेगी तो उसे रिकॉल भी किया जा सकता है, बुलाया भी जा सकता है। अब बात आता है कि मतलब वो वहाँ से रिलीज हो गया, अब क्या होगा? देखिए, आप कानून के छात्र हैं या आप कानून पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, तो आप पहले 311 देखते थे। अब 311 में क्या कहता था कि अगर उसका बुनियादी तौर पर कहीं संतृप्तता है, अगर उस मामले में वो व्यक्ति जो है इन्वॉल्व है, डायरेक्टली प्रमा फसाई लग रहा है कि पुलिस ने इसे मेड आउट कर दिया है कि जो है मेड आउट कर दिया कि कोई एविडेंस इस पर नहीं मिला है। बट अगर वो टर्म देखा जाए 319 का, जो हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आपने देखा होगा और कई केसेस लॉ हैं, तो मैं अभी केस लॉ पर चर्चा नहीं करता हूँ, मैं केवल जो है नए कानून पर चर्चा करता हूँ। तो इस 311 के तहत उन्हें जो है मामले के अगर लगता है तो रिकॉल कर लिया जाएगा। पहले आपका जो 311 का हम देखेंगे तो नए सेक्शन में 311 कहाँ गया है। अब 311 को जो अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो अब कहाँ 311 है, बात करते हैं 311 जो है 348 भारतीय न्याय संहिता की जो है सेक्शन 348 में वहाँ से रिकॉल कर लिया जाएगा। तो आप लोग ये जान लीजिए कि एक क्राइम का एक जुरिस्प्रूडेंस है कि अपराधी के कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी कोशिश कर ले बचने के लिए, लेकिन वो बच नहीं सकता है। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं जनाब, कहीं ना कहीं तो तुम आ ही जाओगे इस जो झोंके में, कहीं ना कहीं पड़ जाओगे और आपको धर लिया जाएगा, आपका पैसा भी नुकसान होगा। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन में कभी भी कोई हेरफेर ना करें। कोर्ट आपको जो है आपके कंडक्ट के हिसाब से आपको सजा कम दे सकती है, या आप इन्वेस्टिगेशन में किसी तरीके से छेड़छाड़ या फेरफार या कोर्ट के जो है करेक्टर में जो आपके जो न्यायालय द्वारा अगर कोई नोटिस सामान अगर आपको प्राप्त होता है तो उसे फौरी तौर पर आप न्यायालय में वाच करें। आप न्यायालय से इधर उधर भागने का कोशिश ना करें, ताकि आपको न्याय न्यायालय से ही मिलेगा, आपको डिस्चार्ज न्यायालय से होगा, आपको जो है बेल न्यायालय से होगा। तो न्यायालय ही मूव करें, किसी का आप राय मशवरे से दूर रहें, ताकि तुरंत परेशानी भविष्य के लिए आपको अच्छा हो सकती है, लेकिन तुरंत अच्छाई भविष्य के लिए आपको बर्बादी कर सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताया था कि 189 के बारे में बताया गया था। अब यहाँ पर आ गया है केसेस टू बी सेंट मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। 189 में जब साक्ष्य पर्याप्त नहीं होता है तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब जब यहाँ मामला ये है कि वो उसे साक्ष्य पर्याप्त है और साक्ष्य छाप भी गया है, तब यहाँ ये सूरत होगी कि उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ एविडेंस मिल गया है, अगर वो व्यक्ति जो है कोई ऐसा अपराध किया है जो अपराध जमानती अपराध हो, समनीय अपराध हो, तो उस व्यक्ति को जो है मजिस्ट्रेट जो है बेल ऑर्डर पास कर सकता है। शर्त ये है कि वो बेल बाउंड दाखिल करे न्यायालय में, तभी उसे जो है जमानत मिलेगी। अगर मामला नॉन कॉग्निजेबल का मामला जो है नॉन बेलेबल का है, तब भी उसके खिलाफ साक्ष्य हैं, अगर वो कस्टडी में है या पहले से कस्टडी में नहीं है, पहले से जमानत ऑलरेडी जमानत है, तो उसे जो है उसकी जमानत को भी रद्द की जा सकती है। अगर उस अपराध जांच और विचारणा करने के पश्चात ये पता चला कि जितना जो पहले अपराध लगे थे उस अपराध में कम सजा थे, इस अपराध में जो है अब धारा बढ़ गया है और ज़्यादा सजा बढ़ गया है, तो आपको रद्द करके जो है आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये बारे में बताया गया है कि बेल बाउंड के बारे में बताया गया है।
अब इसके बाद में कि एक बात ये भी बताया गया है कि 191 में कहता है कंप्लेंट एंड विटनेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्ट टू स्टैंड, यानी कि प्रवरवादी और साक्ष्यों से पुलिस अधिकारी के साथ किए जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरोध न किया जाना। यानी कि जो कंप्लेंट है और विटनेसेस है तो उसे कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है कि पुलिस अधिकारी को जो है उससे जो सब्जेक्ट मैटर पर जो उसे स्टैंड करे। किसी भी कंप्लेंट और साक्षी को जो किसी न्यायालय में जा रहा है या पुलिस अधिकारी के साथ जाने की वो अपेक्षा नहीं की जाएगी तो उसे अनावश्यक रूप से बंद नहीं किया जाएगा और या असुविधा और उसे ना ही असुविधा पहुंचाई जाएगी और उसे अपने हाजिरी के लिए उससे जो है उसे बंद पत्र या बिन कोई पत्रबुत देने की अपेक्षा की जाएगी। भैया आप अपनी हाजिरी के लिए कोई सिक्योरिटी या बंद, आप समझ रहे हैं कि जब कोई आप समन ऑर्डर होता है ना तो आप जाके न्यायालय में जो है आपके खिलाफ पहली 7 साल के अपराध के नेचर के, अगर 7 साल के नीचे के कोई अपराध आप करते हैं तो आपको BW जारी होता है, समन जारी होता है, समन के बाद BW जारी, तो आप जाते हैं तो प्राइमा फेसाई आप हाजिर होते हैं न्यायालय में तो आप बेल बाउंड भर के या छुट्टी भर के आपको जो है निस्तारण करा दिया जाए, आपको जो है रिलीज करा दिया जाता है। तो ये बात ये कहता है कि अगर निष्पादित नहीं करता तो मामले को समाप्त जो है इसमें ये कहता है, परंतु यदि कोई कंप्लेंट या कोई विटनेस हाजिर होने से या धारा 190 से मंदपद निष्पादित करने से इनकार करता है तो पुलिस थाने के बासाधक अधिकारी उस मजिस्ट्रेट के पास या अभिरक्षा में भेज सकता है और अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकता है। तब वो बंद पद निष्पादित नहीं करता है, जब वो बेल बाउंड नहीं भरता है, एजुकेट जो है उसका निष्पादन नहीं करता तो मजिस्ट्रेट उसे जो है कस्टडी देने का आदेश पारित करता है, ये बात कहता है। अब बताता है कि डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन जिसे कहा जाता है 172 में वेलफेयर के पुलिस डायरी क्या होती है। भाई देखिए रोज नामचा इसे कहा जाता है कि जो डेली जो है पुलिस उस मामले को जो घटना घटित हुआ है तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाएगी तो एक डायरी होगा और डायरी जो है प्रिस्क्राइब्ड, इसमें आगे हम पढ़ते हैं every police officer making an investigation after chapter shall day by day either proceeding into investigation in a diary setting for the time to at which inform reach him, the time at which he began and close his investigation, the place or place visit him, and is statement circumstances ascertained through a investigation। यानी जो इसका कहने मतलब है कि पुलिस डायरी में आप सारे चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप जहां भी गए हैं, कब गए हैं, किस समय गए हैं, वो सारी चीज़ें जो है उस मामले से जुड़े हुए जितने भी मामले से सुसंगत है आपको एक डायरी जो स्टेट सरकार जो प्रेस्क्राइब्ड की है उस डायरी में आपको मेंशन करना होगा। और 180 के अधीन अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है जो आपको 180 के तहत जो पहले 161 की जो बयान है उसे भी उस डायरी में मेंशन करना होगा। और उसके बाद में ये कहता है कि स्पेसिफिक जो है इस डायरी को जो है जिल्द रूप में जो है होगी और सम्यक रूप से उसका क्रमांक भी होगा, ऐसा नहीं कि डायरी ऐसे होगा। उससे जो है कहता है कि द डायरी रेफर सब्सेक्शन 1 शेल बी वॉल्यूम एंड डूले पेजनेटेड, यानी 1 पेज 2 पेज 3 पेज वॉल्यूम टाइप का ये होगा। और उसके बाद कहता है कि एनी क्रिमिनल कोर्ट में भी सेंड द पुलिस ऑफ डायरी और केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल, सच कोर्ट में यूज सच डायरी नॉट द एविडेंस इन द केस बी एट द सच इंक्वायरी ऑफ द ट्रायल। यानी आप ये देखते हैं ना कि कभी कभी ये होता है कि डायरी का महत्व कब होता है कि अगर उस मामले में पुलिस अधिकारी विवेचना कर रहा था, जब विवेचना करने के पश्चात जो है कई साल के बाद उसका जीरा करने के लिए बुलाया जाता है कि साहब आपने इस मामले को इन्वेस्टिगेशन किया है तो आप आकर जीरा, तो उसे वही डायरी दिखाई जाती है कि क्या ये आपने इन्वेस्टिगेशन किए। तो रिफ्रेश करने के मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए जो पहले एविडेंस एक्ट 159 में बताया गया था मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए, तो उसके तहत जो है वो डायरी मांग सकता है, वो देख सकता है, अवलोकन कर सकता है, अपने दिमाग को रिकॉल कर सकता है, फिर वो जिरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं वकील साहब, उससे बेहिचक जिरा कर सकते हैं। और जब वो तैयार होता है, अब ये कहता है कोई दंड न्यायालय में जांच या विचारणा के अधीन मामले के किसी भी पुलिस डायरी को मांग सकेगा और ऐसी डायरी का मामला साक्ष्य में हो तो किंतु ऐसे पुलिस जो है विचार अपनी सहायता के लिए उपयोग में ला सकता है। यानी मजिस्ट्रेट जो है ये है कह रहा है कि उस जांच और विचारणा के दौरान जो है
मजिस्ट्रेट अपनी सहायता के लिए उसमें देखा कि भैया आप क्या कर रहे हैं, क्या काला पीला कर रहे हैं, तो उसके लिए मांग सकती है। ये चौथे में बताया गया है। अब पांचवी बात कहता है, नेदर द अक्यूज नॉर हिज एजेंट शेल बी एंटाइटल्ड टू कॉल सच डायरी नॉर शेल बी और एंटाइटल्ड टू सी दे मेनली बिकॉज दे आर रिफर्ड टू बाई द कोर्ट बट दे आर यूज बाई पुलिस ऑफिसर हु मेड देम टू रिफरेंस हिज मेमोरी। यानी वही मेमोरी के लिए हमने बताया ना कि मेमोरी रिफर्स करने के लिए जो है वो देख सकता है, उसके लिए सहायता करने के लिए। यानी आप कुछ भी लिखें एक डायरी में आपको याद रहेगा घटना से संबंधित। तो दोस्तों मैं आपको आज के दिन ये लेक्चर आपको कैसे लगा, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।